सबसे पहले तो सैयद अख्तर हुसैन साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया, आपने बुलाया। और सबसे पहले श्रोताओं की जानकारी के लिए अपना एक संक्षिप्त सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सैयद अख्तर हुसैन है और 4 पुश्तों का भोपाली हूँ। उम्र की सुई 78 पे आ चुकी है और भोपाल के इतिहास और भोपाल की हेरिटेज साइट्स पे तकरीबन 60 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत कुछ रिसर्च कर चुका हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि 1 नवंबर 1956 को जो भोपाल कैपिटल बना, तो वो उस बनने का प्रोसीजर क्या था, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मतलब वो दास्तान राजधानी आप बताने वाले हैं। तो दरअसल ये देखा जाए तो भोपाल की राजधानी अख्तर हुसैन की ज़बानी। तो 2 दिन तक कैम्ब्रिज स्कूल के पास एक पुराना एक बंगला कोठी थी, उसमें मिनिस्टर्स वगैरह का रहता था, तो वहाँ मीटिंग होती रही। मुझे उसकी कुछ खबर नहीं थी। दूसरे दिन शाम को पब्लिसिटी इंफॉर्मेशन के डायरेक्टर सैयद हबीबुल हसन साहब, उन्होंने एक चपरासी को भेजा मेरे पास कि तुम बहुत सारे फ्लैश बल्ब और फिल्में लेके रख लो और सुबह गाड़ी आएगी, उस गाड़ी में तुम चले जाना। मैंने पूछा कहाँ जाना है? कहने ये तो मुझे भी नहीं मालूम। सुबह गाड़ी आई, मैं पहुंच गया वो बंगले पे, तो वहाँ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तर्दी मशरक़ी और आपके ये एक रानी पद्मावती, वो भी कुछ मिनिस्टर थी सब। अब शर्मा जी से पर्सनली मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं साहब? कहने मियाँ मुझे कुछ नहीं मालूम कहाँ जाना है। तर्दी मशरक़ी ने भी जो दिया, रानी पद्मावती ने। थोड़ी देर बाद पंडित रविशंकर शुक्ला जी बाहर निकले, एम्बेसडर में बैठे, वो रवाना हो गई। उसके पीछे 8-10 एम्बेसडरें और रवाना हो गई। किसी को नहीं मालूम, बस आगे जो गाड़ी जा रही है उसके पीछे जाना है। HEL निकल गया, रायसेन निकल गया। बजाय सागर की तरफ मुड़ने के शुक्ला जी की गाड़ी विदिशा की तरफ मुड़ गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जा कहाँ रहे हैं आखिर। तो फिर ख्याल ये आया कि रायसेन से विदिशा की तरफ की जो सड़क है उसमें आगे तहसील के बड़े बड़े ऑफिस हैं और ये ऐसे हाल वाले हैं। तो मुझे ये ख्याल हुआ कि अच्छा वहाँ हमारे छोटे बहनों ये नायब तहसीलदार भी थे, तो मैंने कहा शायद यहाँ कहीं किसी हाल में कुछ। वो भी निकल गया। सांची का जो रेस्ट हाउस है उसमें वो उनकी गाड़ी घुसी और बाकी गाड़ियाँ जैसी घुसी, दरवाज़ा बंद, ताला डल गया। अब अंदर कार्रवाई शुरू हुई। तो उस कार्रवाई के लिए हबीबुल हसन साहब ने मुझे डिप्यूट किया था, क्योंकि उनका कहना यह था कि हम किसी कमर्शियल आदमी को इसलिए नहीं रखेंगे कि वो इनके फ़ोटोग्राफ्स का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकता है, तो तुम्हें पूरी सीक्रेसी से काम करना है। अब मैं वहाँ जो भी फ़ोटो थे लिए मैंने। पंडित रविशंकर शुक्ला एक लिस्ट लिए हुए थे टाइप की हुई, तो मैंने पीछे खड़ा था, मैंने उसकी एक फ़ोटो खींचने की कोशिश की फ्लैश से। तो कहने ये क्या कर रहा हो? मैंने कहा साहब मैं वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि ये लिस्ट टाइप होने में बहुत देर लगेगी, मैं इसकी फ़ोटो खींच के रात में फ़िल्म डेवलप करके प्रिंट सुबह आपके हाथ पहुँचा दूँगा। कहना हाँ ध्यान रखना। अब वो बहस चलती रही। तो भी ये जबलपुर वाला जोर लगा रहा है कि जबलपुर बने, इंदौर वाले इंदौर के लिए और ग्वालियर वाले ग्वालियर, हर एक को अपने अपने। अच्छा उसमें बहुत ही टॉप टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। तो किसी साहब ने पंडित रविशंकर शुक्ला के कान में कुछ कहा जाके और अलग बैठ गए। अब पंडित जी कह रहे भाई देखो, अब ये अभी तक तो ये तीसरा दिन है, ये बहस चल रही है, और मैं एक बात जानता हूँ कि कश्मीर की जन्नत से कन्याकुमारी जाना हो तो यहीं से गुजरोगे, भोपाल से ही। और टैगोर के घर से गांधी जी के घर जाना हो तो यहीं से गुजरोगे। तो भोपाल भारत का दिल है। अब आपको क्या इससे अच्छी और कोई जगह मिल सकती है क्या? ट्रेन हो या प्लेन हो, बैलगाड़ी से आओ या घोड़ा गाड़ी से आओ, निकलना तो यहीं से है। और इसीलिए इसी वजह से हज़ारों साल पहले राजा भीमसेन भीमबेटका में इसीलिए बैठे थे कि सड़क के किनारे था। और 600-700 साल बिफोर क्राइस्ट महाराजा अशोक भी यहीं आ गए थे स्तूपा बनाने के लिए, क्योंकि ये सड़क के किनारे का था और सेंट्रल इंडिया नॉर्थ से साउथ जाने के हाईवे पे था। तो भैया इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? तो साहब डोर क्लोज्ड, यानी भोपाल डिक्लेयर्ड एज राजधानी। अब वो बेचारा गरीब कौन था, क्या कह गया, वो मैं नहीं बता सकता। मतलब कान में जिस शख्स ने वो बात कही वो कौन था? हाँ वो कौन था? ये आप ही के ज़माने हम जानना चाहेंगे। साहब वो कुछ बात बहुत ही, अब उस वक़्त तो 17 साल 18 साल की उम्र थी, तो कहते हुए
मियाँ मिट्ठू बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि वो आदरणीय सैयद अख्तर हुसैन साहब ही थे जिन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल के कान में ये बात कही थी कि भोपाल को ही राजधानी होना चाहिए। आप कह रहे हैं तो माने लेता हूँ, मगर मैं इकरार नहीं कर रहा, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि 18-19 साल का ढोंडा जो है इस तरह की बात कर सकता है। लेकिन एक बात है कि पंडित रविशंकर शुक्ला इससे पहले ही मुझे 2-1 काम दिए थे, और इसके बाद उन्होंने एक काम दिया दिसंबर के पहले हफ्ते में। कह लें भाई वो मियाँ नए साल का ग्रीटिंग कार्ड मुझे सारे चीफ मिनिस्टर्स को, गवर्नर्स को भेजना है, कुछ फॉरेनर्स को ही भेजना है। तो मुझे भोपाल की कोई बहुत पुरानी हेरिटेज साइट जो कि बहुत धार्मिक भी हो, वो फ़ोटो चाहिए। तो वो फ़ोटो प्रिंट में उस पर चिपकवाऊँगा, यानी छापना नहीं है। तो मैं उनका मतलब समझ गया। तो मैंने कहा साहब वो एक ही जगह है भोजपुर। कहला हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा वो गाड़ी दे दीजिए, तो मैं सुबह से जाऊंगा, तुम शाम तक रुकूंगा, क्योंकि वो उसमें सनलाइट का एंगल सुबह जो है अगेंस्ट द लाइट होता है, 2 बजे के बाद उस पर धूप पड़ती है। तो उन्होंने गाड़ी दे दी। तो कहने वो तुम एक काम करना, वहाँ ये ध्यान रखना कि वो जो शिवलिंग है 8 फीट का सिंगल पीस ऑफ स्टोन का, वो चबूतरे पे रखा हुआ, और बिल्कुल उसके टॉप पे जो गुंबद है, उस गुंबद में कुछ इनकम्प्लीट है, तो उसमें से आसमान दिखता है, लेकिन उसमें जो पत्थर के जो ऐसी लगे हुए हैं आर्चेस जैसी, उस पे पत्थर पे नक्काशी बड़ी खूबसूरत है। तो कुछ ऐसा करना कि वो शिवलिंग भी दिखे और वो छत भी दिखे। अब चैलेंज मैंने मान लिया। मैंने कहा साहब कोशिश करूँगा, आपसे वादा नहीं करता मैं। दूसरे दिन पहुँच गए हम वहाँ। अब वाइड एंगल नाम की चीज़ या डिजिटल या ऐसा कुछ जूम टेली वाइड कुछ होते नहीं थे। एक सिंगल कैमरा, उसमें 8 फ़ोटो खींचते थे फिल्म के अंदर, शायद सुना हो आपने जी। अब या तो मैं ज़मीन पे लेट जाऊं तो भी वो बात नहीं आएगी। तो वो कैमरे को मैंने ज़मीन पे रखा, और एक लंबी सी केबल रिलीज़ होती थी, उससे वो दबाते थे तो वो शटर 10 सेकंड बाद फायर हो जाता था। तो मैंने 8-10 जगह कैमरा ज़मीन पे रख के अंदाजे से खींच के ले आया। उनमें से एक बिल्कुल सही आ गया। तो वो उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड्स में छपवा दिया था। 47 से पहले आम पब्लिक में, आम लोगों में, ख़ास लोगों में एक ख़ास फीलिंग थी, और वो थी खुदा का खौफ, भगवान का डर। और ये इसलिए होता था कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं तीसरे क्लास में पढ़ता था, 44-45 मॉडल स्कूल में, तो एक पंडित होता था जो पूरा दीन धर्म पढ़ाता था। गीता वह पढ़ाई जाती थी बाकायदा, ऑफिशियल, यानी गवर्नमेंट पेड। और दूसरा एक मौलवी होता था जो कुरान शरीफ पढ़ाता था और कुछ दीन की बातें हम लोगों को बताता कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये तुमने जो अपने दोस्त की जेब में से पेंसिल निकाली ये चोरी है। तो उस वक्त हमारे दिमागों में पाप और पुण्य का कंसेप्ट था कुछ। अब आज़ादी के बाद से ये कंसेप्ट ख़त्म हो गया गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं भी। और बच्चों के लिए ये हुआ कि उसको जितनी जल्दी हो सके इंग्लिश पढ़ा के और कोई बहुत बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बना दो, यानी बहुत बड़ा आदमी तो बना दो, लेकिन बहुत बड़ा इंसान मत बनाओ। ये 2 फ़र्क मैंने बहुत बड़े कहे हैं आपसे। आदमी तो करोड़ों हैं पूरी दुनिया में, इंसान कितने हैं? जैसे इंडिया में एक इंसान था, डंडा टेक के चल रहा था, उसके एक डंडे ने कितना काम कर दिया। इंसान था वो। तो विकास के पथ पर जो मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि विकास जो था वो इस मॉरल कमी की वजह से भ्रष्टाचार में बदल गया। और सिर्फ यही नहीं, हमें अच्छी तरह से याद है कि भोपाल में 2 सबसे पुराना एक ही अखबार था, उर्दू का नदीम 1935 का, और बाद में फिर ये क्रॉनिकल, ये अखबार आए। तो साल भर में 1 या 2 खबरें होती थीं डकैती की, चोरी की, या रेप और मर्डर की। आज मेरे पास 10-11 अखबार मंगाता हूँ मैं, कोई अखबार ऐसा नहीं जिसमें आज फलानी जगह रेप और मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये चीज़ जो यानी खुदा के खौफ और भगवान के डर की कमी की वजह से जो चेंज आई है वो बहुत तकलीफ दे है।
अच्छा, चूँकि आप इतिहास की काफ़ी जानकारी रखते हैं और बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए भी आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो आज क्या आवश्यकता है कि आज बहुत सारे जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी जो इमारतें हैं, उनको किस प्रकार से सहेज कर रखने की ज़रूरत है और मध्य प्रदेश को ऊपर ले जाने के लिए भी और क्या कुछ किया जाना चाहिए? आपने तो साहब मेरे दिल की बात पकड़ ली। इस वक्त 60 साल हो गए। 14 साल की उम्र थी जब मुझे, एक हॉबी होती है ना किसी को, ताश जमा करने की, किसी को सिक्के जमा करने की, टिकट, तो मुझे पुरानी किताबें जमा करने का शौक़ था। और आपको बता दूं कि मेरे दादा ने मुझको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, यानी 5 लैंग्वेज लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाई थी। तो भोपाल की जो पुरानी हिस्ट्री है दोस्त मोहम्मद ख़ां के ज़माने की, वो पर्शियन में है। अब पर्शियन तो क्या, उर्दू नहीं पढ़ पाते लोग, तो असल हिस्ट्री पर्शियन में दी हुई है। पर्शियन से शाहजहां बेगम ने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करवाई 1868 से 1901 के बीच में। उसके बाद शाहजहां की बेटी सुल्तान जहां ने 1901 से 1926 में उन उर्दू की किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया। बाकायदा 2 आदमी मुकर्रर थे, एक घोषाल फैमिली थी, उनके वो थे, और एक आसवाब और थे, उनको बाकायदा तनख्वाह मिलती थी। उन्होंने भोपाल को, चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट से सुल्तान जहां के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, तो ये किताबें कुछ ऑक्सफोर्ड, लंदन में भी छपीं, 10-11 किताबें। अब उन इंग्लिश की किताबों से अब लोगों ने सीधा वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर लिया और किताब छाप दी। तो उस वक्त से वो किताबें जो जमा हुई और जो फ़ोटो मेरे पास जमा हुए थे, वो 4-5 हज़ार फ़ोटो जमा हो गए थे। तो सन 82 तक भोपाल के मेडिकल कॉलेज में काम किया मैंने 20 साल, तो 20 रुपये भी नहीं बचते थे। एक अजीब इत्तेफाक है, आप देखिए, 4 लोगों ने साथ पढ़ा है। अज़ीज़ कुरैशी उत्तराखंड के गवर्नर हो गए, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो गए इस्लामाबाद के, यानी अब्दुल कलाम साहब ने जैसे ही फुलझड़ी बनाई तो पाकिस्तान वालों ने हाथ जोड़ लिए कि हमारे लिए बनाओ। और चौथी नजमा हिप्तुल्ला, इंटरमीडिएट साइंस में पीछे लड़कियां पीछे बैठती थी। तो ये देखें आप, 3 आदमी कहाँ पहुँच गए, चौथा आपके सामने बैठा हुआ है। तो क्या कुछ किया जाना चाहिए इन मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए? आप मॉन्यूमेंट की सुरक्षा का बहुत बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या वो कंसर्न जो इन हेरिटेज साइट्स को ज़िंदा रखने के ज़िम्मेदार हैं, वो किसी सीनियर सिटीज़न को जिसने भोपाल पे कुछ काम किया हो उसको बुला के कभी मशवरा नहीं लेते। एक छोटी सी मिसाल दे दूं, गांधी मेडिकल कॉलेज किला फ़तेहगढ़ के अंदर बना। तो किला फ़तेहगढ़ के 2 हिस्से थे। एक तो पूरा भोपाल को सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान ने एक दीवार से घेरा था और उसमें 6 दरवाजे थे, इमामी दरवाज़ा, पीर दरवाज़ा, जुमेराती दरवाज़ा, इतवारा दरवाज़ा, मंगलवारा दरवाज़ा, बुधवारा दरवाज़ा। लेकिन जो कॉलेज वाला पोर्शन है उसमें उनका ख़ुद का एक पर्सनल पोर्शन भी था जिसको मेंटेन रखा जा सकता था। लेकिन मेडिकल कॉलेज बनने के लिए नवाब साहब ने बहुत सखावत की, वो भी दे दिया, और ये शर्त नहीं रखी कि भाई इसका जो दीवार है किले की बुर्जा, इसे मत तोड़ना। तो अक्टूबर 1962 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था मेडिकल कॉलेज में। पंडित नेहरू आए थे वो नई बिल्डिंग का इनाग्रेशन करने के लिए। तो उनके साथ थी पडोदी की मदर साजिदा सुल्तान, मंझली बिया, नवाब अब्दुल्ला खां की मंझली बेटी। तो वो इस गेट से घुसे और ये जो बुर्जे की तरफ का जो दरवाज़ा है उससे जब निकले तो वो खुली हुई गाड़ी थी क्रिसलर, उन्हीं की, बेगम साहब की। तो उनकी नज़र जब उस बुर्जे पे पड़ी तो बहुत ही, यानी ऐसा लगा जैसे उनको कुछ शौक़ लगा है कि ये आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? तो बेटी ने जवाब दिया, ये मेरे वालिद साहब का किया धरा है। कितना तकलीफ़ दे सेंटेंस है ये, हैं? उसके बाद भी हेरिटेज साइट्स जो हैं, इस्लाम नगर को देख लीजिए आप। 7 साल पहले अपनी किताब रॉयल जर्नी ऑफ भोपाल के लिए जब मैंने इस्लाम नगर की फ़ोटोग्राफ़ी की तो वहाँ पे घुसते ही जो उल्टे हाथ पे बहुत बड़ा एक बुर्जा है, तकरीबन 30 फीट बाई 30 फीट बाई 40 फीट का, उसमें 1 इंच का क्रैक था। आज उसमें 3 फीट का क्रैक है। 50 बार याद दिला चुका, कुछ अखबार में फ़ोटो वोटो भी छपा है, वैसे ही पड़ा हुआ है। तो कौन कौन से लेवल पर इस पर कोशिशें होनी चाहिए सुधारने के लिए इन चीज़ों को? इन चीज़ों को सुधारने के लिए सबसे पहली कोशिश तो ये हो कि आप अपनी नॉलेज का जो एरिया है उसको आप अपने लेवल पे करेंगे तो
भाई अगर मैं ये कहूँ कि भाई ज़रा मुझे देख के बताना मैं कैसा लग रहा हूँ पीछे से, हैं, तो जो खैर ख्वाह है वह कहेगा कि आप आगे से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पीछे से आपकी पतलून की रुमाली फटी हुई है। अब फटी रुमाली को लेके आप पूरे शहर में फिरते रहेंगे, तो आप जब तक किसी से पूछेंगे नहीं कि भाई हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो ठीक कैसे होगा। जितनी भी हैं, भोपाल में सबसे पहला शख्स हूँ जिसने ये साबित किया था कि भोपाल में 7 वंडर्स हैं। नंबर 1, 150 साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ताजुल मसाजिद में वज़ू करने का जो हौज़ है, मोतिया तालाब, वो है 800 फीट लंबा, 800 फीट चौड़ा, 6,40,000 स्क्वायर फीट। इसको क्यों नहीं जोड़ा उसमें आपने? मस्जिद में वज़ू करने का हौज़, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द मास्क, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। अब मक्के मदीने को इन मस्जिदों के कंपैरिजन में नहीं ले सकते क्योंकि वो बिल्कुल अलग चीज़ है और हैं भी बहुत बड़े। तो अब इस एरिया को जोड़ के 6 महीने पहले मैंने अखबारों में छाप दिया कि इसका टोटल एरिया जो है वो बनता है 14,52,000 स्क्वायर फीट, क्योंकि रॉयल मार्केट और ताज महल के बीच में मैदान जो है वो 22 एकड़ का है। एकड़ को स्क्वायर फीट में जब बना के वो करके, और जो वहाँ के रिस्पॉन्सिबल लोग थे उनको दिया, कहने लगे ये तो आप बिल्कुल नई बात कह रहे हो। मैंने कहा आप गलत हो तो बता दीजिए। तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा वज़ू करने का हौज़, ताजुल मसाजिद, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी की मेडिकल कॉलेज में। नंबर 3, 3 सीढ़ीदार तालाब पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, भोपाल में। मोतिया तालाब 15 फीट नीचे सिद्दीक़ हसन खां का तालाब, 10 फीट नीचे मुंशी हुसैन खां का तालाब। और इन्हीं 3 सीढ़ीदार तालाबों से लगी हुई 3 सीढ़ीदार मस्जिदें भी हैं। 3 सीढ़ीदार तालाबों से मिली हुई 3 सीढ़ीदार मस्जिदें पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक से उतरे दूसरी तीसरी। ताजुल मसाजिद की 54 सीढ़ियाँ उतरिए तो नूर महल की मस्जिद में, और नूर महल की मस्जिद से 14.5 सीढ़ियाँ उतरिए तो लाल पत्थर की मुंशी हुसैन खां की मस्जिद में। है ना अजीब सी बात। और तालाब भी एक ही बेगम के टाइम के और मस्जिदें भी एक ही बेगम के टाइम पे, नवाब शाहजहाँ बेगम। इसके बाद का अजूबा अजीब है, पूरी दुनिया में किसी भी शहर में 55 औरतों ने मस्जिदें कहीं नहीं बनवाई। इन एनी सिटी ऑफ द वर्ल्ड, भोपाल में 55 औरतों ने भोपाल शहर में मस्जिदें बनवाई हैं, जिसमें से 4-5 इंतहाई गरीब थीं। उनमें से एक शाहजहाँ बेगम के दरबार में ढोलकी बजाती थीं, उनके नाम की मस्जिद है, मस्जिद मदार डोमनी इब्राहिमपुरे में। अब उसको 15 साल से मदार डोमनी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता मैं, उसका नाम मॉडिफाई करवा दिया मैंने, मदारो भी की मस्जिद। छतिया मीर हसन की मस्जिद, लेटर इधर से उधर ले जाने का काम वो औरत करती थी, पे मैसेज खत वत, कोरियर सर्विस और डाक तो थी नहीं। छतिया मीर हसन की मस्जिद इस तरह से। और 7वां अजूबा तो बहुत ही अजीब व गरीब है। 50 साल तक मैं वहाँ खाना खाता रहा और मैंने ध्यान नहीं दिया। अब जब मैं किताब लिख रहा था तो मुझे कुछ ऐसा ख्याल आया कि ये चूल्हा जो है ये तो 50 साल हो गए मुझे देखते देखते। कभी भी रात को पहुँच जाते थे शिकार खेलने के लिए तो 2 बजे रात को मालूम हुआ 5 मिनट में 10 प्याली चाय बन के चली आ रही हैं। तो वो खंडेरे वाले माजिद मियाँ का चूल्हा यानी 8 साल पहले तक 105 साल से जल रहा था। एक लकड़ी बड़ी एक छोटी, वो रात में राख में दबा देते थे, केतली चढ़ी रहती थी, पानी काफ़ी गर्म रहता था। जैसे ही कोई मेहमान आया और थोड़ा सा उसने वो राख हटाई, पंखे से हवा दी, चाय तैयार। तो वो एक लकड़ी बड़ी छोटी का सिलसिला आज भी चल रहा है। और वो उस वक्त 105 साल का इसलिए हुआ था कि मिर्ज़ा आबिद हुसैन ख़ां माजिद मियाँ के फादर पेशावर के थे और नवाब हमीदुल्लाह ख़ां की बीवी शाह बानो मेमूना सुल्तान बेगम ऑफ भोपाल पेशावर की थी। तो जब शादी हो के यहाँ आई तो वह आबिद हुसैन ख़ां छोटे मोटे बिल्डिंग के ठेके लेते थे। तो वो भोपाल आ गए ये सोच के कि बड़ा काम मिल जाएगा कोई। और वैसे भी आपने सुना है सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो हमीदुल्लाह की बेगम तो एक तरह से बहन हो गई थी उनकी। वो आए यहाँ तो नवाब साहब ने उनको कह दिया कि भोपाल से सागर की सड़क बनाओ। तो वो बीचों बीच में 110 मील उन्होंने वहाँ अपने डेरे वेरे डाल के वो मजदूर लगा काम शुरू कर दिया। तो वो डेरों की वजह से जो खेमे छोटे छोटे लगे थे वो कहलाते थे खान का डेरा। अब उन्होंने पूरा गांव बसा दिया वहाँ और रहने लगे। 105 साल से वो चूल्हा जल रहा है। तो पूरी दुनिया में क्या कोई चूल्हा ऐसा है जो 110 साल से बुझा नहीं हो?
ये था 7th वंडर ऑफ भोपाल। तो आप सुनने वालों से क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जो विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, उसको हिफाजत से वो कैसे रखें उसको जिंदा और रखने कैसे के लिए रखें? जो कोशिश होना चाहिए वो ज़रा सी भी नहीं है, और सबको जाने दीजिए। ताजमहल देखा है आपने भोपाल का, ऊपर एक आईना लगा हुआ है, आईने को चुरा के ले गए, अभी 8 महीने हुए, पीछे से ईंटें सब खोद डालेंगे, शायद कोई पीतल की लुटिया मिल जाए उसमें कुछ अशर्फियाँ भरी हों, तो वो आईना काहे के लिए लगा था। तो हर हेरिटेज साइट में मैंने कुछ वंडर्स ढूंढे, ताजमहल में 7 वंडर। तो सुनने वालों से अपील क्या करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि भोपाल के जो सीनियर सिटीज़न हैं 75-80 साल वाले, उनको बुला के उनसे मशवरा लें कि भाई इस काम को कैसे करना है। मैसेज क्या है लोगों के लिए? साहब मेरा मैसेज ये है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और ये ऐसे डिपार्टमेंट जो हेरिटेज साइट को रिकवर करते हैं, उनको ये चाहिए कि उनके यहाँ जो स्टाफ हैं वो ज़्यादा 30-35 साल, 40 साल, 50 साल का है, तो वो अपने उस जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ सीनियर सिटीजन्स को बुला के उनसे भी मशवरा लें कि किस साइट को कैसे ठीक करना है। हेरिटेज जो है वो मीरास है, और मीरास को हर शख्स, चाहे उसकी हो या उसके बाप दादा की हो, उसे बचाने की कोशिश करता है। तो इंडिविजुअली भी हर शख्स को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हमारी जो भी हेरिटेज है उसे हम ज़िंदा रखें, सही सलामत रखें, और उसमें अगर कोई मुफीद मशवरा दे सकते हो तो दे दें। हमसे बातचीत करने के लिए अख्तर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, ये तो फ़र्ज़ है।